का पालन करें। आखिर किसकी मांग आप कर रहे हैं? आप नहीं, ये एसआईआर का विषय चुनाव आयोग के पर्व्यू में है। इसकी अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग अभी उस प्रोसेस में है। उसने आपत्ति में नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है। टैगोर मलक्कम साहब समझिए, आप यू आर ए सीनियर मेंबर, यू आर ए क्वाइट सीनियर मेंबर, यू आर क्वाइट अवेयर दैट दिस इज नहीं, किस पे चर्चा आप करेंगे? जब अभी एसआईआर चल रहा है, इलेक्शन कमीशन वेरीफाई कर रहा डोर टू डोर, उस पर आपत्ति आ रही है। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। नहीं, इट इज ऑलरेडी सब जुडिस मिस्टर टैगोर, इट इज ऑलरेडी सब जुडिस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो लेट यू शुड हैव वेट। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, हरबीडन साहब आप अपनी सीट पे लें, राहुल कासवा साहब अपनी सीट पे आप जाएं, सब लोग अपनी सीट पे जाएं। हम आपको अवसर देंगे, सबको अवसर देंगे। मैं आप सबको आपकी बात को सुनने का अवसर दूंगा। लेकिन जिस मामले पे आप उठाना चाहते हैं इस एसआईआर पे, ये मामला चुनाव आयोग के पर्व्यू में है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पे चर्चा नहीं हो सकती है। अब आप आज का एजेंडा जो है उस एजेंडे पे आप चर्चा करें। मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज का जो एजेंडा है 20A, आइटम नंबर 20A से 20D, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 को जिसका बिल लेके आ रहे हैं, तो क्या आप इस महत्वपूर्ण बिल पे जो आपने अमेंडमेंट मूव किया है, इनके प्रेमचंद्रन जी हों, आइटम नंबर 20A से 20D पे श्री एनके प्रेमचंद्रन जी, नेक्स्ट श्री डीन कुरियाकोस जी, श्री सौगत रॉय जी। अब मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, माननीय मंत्री सर, आइटम 20A मगर 20B का इंट्रोडक्शन भी है। कैन आई डू दैट? आप कुछ कहना चाहती हैं? यू वांट टू से समथिंग अबाउट द बिल? सर, जीएसटी का विषय है। इससे पहले वी हैड एन ऑर्डिनेंस, द मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025. दैट्स राइट सर। Please, you want to say something? Please, you can. I will just highlight the importance of this bill. There was a GST Council decision which all states had to change in their respective state acts, which was done by state acts, by all states. But because Manipur was under disturbance, they could not do it through the state legislature. Therefore, they brought an ordinance. That ordinance time expired and we couldn't come to the house because the state assembly was still on. Subsequently, we brought one more ordinance, by which time, after the ordinance was passed, by which time you had the state coming under the president's rule. Therefore, that ordinance will have to become a law. So we are amending the state GST bill, amending the state act by introducing this bill to replace the ordinance. So it is a constitutional necessity. It has to be taken up now. If it doesn't pass through now, the state will have difficulty in implementing the GST amendments which have long been approved by the council, and their revenue will get affected because they won't have the authority to charge on certain items on which the GST council has already passed. All states have also passed because they were able to amend their act. So I would think it's very important constitutionally to serve that state to have its GST collection enabled. Ordinance
converted into a bill, and the House should pass it. Thank you. कृपया एक संवैधानिक बाध्यता समझिए। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं और जीएसटी काउंसिल में जो विषय आया है ये राज्य का विषय है और ये संघीय ढांचे में उसकी एक संवैधानिक बाध्यता है। कृपया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने इस बिल को रखा है उस पर उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है, नहीं तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे तमाम वस्तुओं जिसको जीएसटी में एक निश्चय किया गया परस्पर सहमति से, तो आखिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पे आप अगर विचार करना चाहते हो विधेयक पे तो मैं आपको बुलाऊं। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर आप यहाँ पे केवल इस सदन में केवल पहले दिन से शोरगुल के लिए आए हैं, केवल इस सदन में केवल हंगामा करेंगे। सदन में मैं चर्चा, आप जाए पहले इनको कहिए तो हम आपको मौका देंगे। अगर आप सब नहीं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आखिर श्याम कुमार जी, बर्वे जी, आखिर क्या जिम्मेदारी है? आखिर जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अगर इस विधेयक पे इस विधेयक पे चर्चा नहीं करोगे। इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, मैं सबको समय दूंगा, लेकिन गौरव जी मैं समय दे सकता हूं, आप इनको बिल से कहें। कृपया पूर्वक आप इनको कहें, अगर ये बिल खारिज करेंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा। जयप्रकाश जी, चन्नी साहब, शैलजा जी, मैं कह रहा हूं आप अपने सदस्यों को, ये सदन का आचरण है, पूरा देश देख रहा है। उपनेता खड़े हैं, आपके उपनेता खड़े कांग्रेस पार्टी के, और उपनेता खड़े आप बिल में हैं। कृपया इनका लिहाज करिए, आप इनके नाते कम से कम आप कहाँ हैं? आप उपनेता यहाँ खड़े हैं और आप लोग बिल में हैं। ये सम्मान है ना? आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं। आप माननीय सदस्य लोग अपने नेता के प्रति तो सम्मान रखिए। आपके नेता कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप सदन में, बर्वे साहब, आपको अपने नेता के प्रति सम्मान नहीं है तो कृपया आप उपनेता कुछ कहना चाहते हो, सदन को सुचारू रूप से आप चलाइए। तो मैं विधेयक पर विचार करने के लिए, प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 38 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। 2 से 38 विधेयक का अंग बना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं विधेयक पे खंडवार चर्चा करिए। आप खंडवार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप केवल कह रहे हैं ना। ये सदन की परंपरा है, सदन की मर्यादा है कि किसी विधेयक पे अगर आप मतदान कर रहे हैं तो उस विधेयक पे अगर चेयर आपको अनुमति दे रहा, अवसर दे रहा है कि आप उस विधेयक पे अपनी चर्चा करें। आखिर बेनी बेनन साहब, आप सीनियर मेंबर हैं, अपना समझाइए कि कम से कम। प्रश्न, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब माननीय मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
So I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 20C, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मणिपुर बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहती हैं मणिपुर बजट पे? सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट से पहले मणिपुर के लिए में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जा रहा है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे रहे हैं। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है। आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूंगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें। तो माननीय मंत्री जी, सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया, 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं और उसमें 1,667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1,231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं। 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं, प्रीपेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASTI जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे,
उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट में मैं बोलना चाह रही हूँ 21,439 crores है सर revenue receipts this is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025। फिर भी हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदानों की मांगों को सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 50 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व सेवा लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार